हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास में अब हम जो हिस्सा कवर कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास का वो हिस्सा जो है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का वैदिक युग। हम वैदिक युग को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये लाइव लेक्चर है, लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड भी है। ये हमें ऐप पर भी मिलता है। मैप माइंड्स की ऐप भी है जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, है ना। प्ले स्टोर पर इसे ढूंढने के लिए आपको लिखना है मैप माइंड्स, नाम तो यही होगा। 0505 नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, और इस नाम से आपको किस में मिल जाएगी? मैप माइंड्स के नाम से आपको मिल जाएगी। कहां पर? आपके प्ले स्टोर पर। ठीक है, ये ऐप है। ठीक है, लोगो भी यही आपको मिलेगा और यूट्यूब चैनल तो आपके पास है ही, आप उसी को देख ही रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है तो इस नाम से जरूर ढूंढे। ठीक है फिर उसके बाद इसका टेलीग्राम चैनल हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी मैं लिखता हूँ हैंड रिटन। ठीक है, तो जो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ दिखाई देता है, सभी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा आपको नोट्स के रूप में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। किसके लिए? हमारी है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में भी अब हम भारतीय संस्कृति की स्थापना को देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति की स्थापना कैसे हुई, है ना। तो हमारे लिए मुख्य ये है कि हम भारतीय संस्कृति की स्थापना के जो चरण हैं उनको बहुत अच्छे से देखें, है ना। इन चरणों को हम देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे और हमें पता चलेगा भारतीय संस्कृति की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता जो है, जैसे कि आपको शुरुआत में ही यहां पर लिखा हुआ है, कहां से कहां तक मिल रही है आपको? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक यहां पर आपको वैदिक सभ्यता या वैदिक युग मिलता है ना। वैदिक सभ्यता मिल जाती है या फिर वैदिक युग यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है या संस्कृति जो सभ्यता है वो यहीं से क्या हुई थी? विकसित हुई थी, है ना। भारतीय संस्कृति सभ्यता यहीं से विकसित हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। ठीक है, और वैदिक सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी समय वेदों का विकास हुआ था। वेदों का विकास इसी समय में हुआ था। वेदों के विकास के कारण इसे हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और सभ्यता संस्कृति जो हमारी हुई थी इसी समय पर आई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के निर्माता के बारे में बात करेंगे, है ना। ऋग्वेद के जो निर्माता थे, ठीक है ऋग्वेद के निर्माता थे, उन्होंने ऋग्वेद में, निर्माताओं ने ऋग्वेद में आर्य शब्द का क्या करा है? उल्लेख करा है। आर्य शब्द का उल्लेख करा है। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मूल उच्चारण होता है उच्च कुल के व्यक्ति जो होते हैं, है ना। उच्च कुल का व्यक्ति, है ना, इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऐसा बोला गया कि ऋग्वेद में जो सभ्यता जिनकी बनी वो क्या थे? उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे, है ना। उच्च कुलीन वर्ग के ये लोग थे। जैसा हमने इसके पहले जो सभ्यता संस्कृति वाला थोड़ा सा पीछे का हिस्सा और देखा था हमने पहले, तो हम उसमें देख चुके थे कि यहाँ पर द्रविडियन को भी माना गया था, फिर आर्यों को भी माना गया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पहले मतलब बीच में कुछ जो भूमध्य सागरीय वाले थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में माना गया था। लेकिन अधिकांश साक्ष्य जो हमारे किससे रिलेटेड? वैदिक सभ्यता से जो बोलते हैं, वेद जो बोलते हैं कि किसे माना गया भारतीय संस्कृति का निर्माणकारी पक्ष, वो है आर्य। ठीक है, इन्हें बोला जाता है उच्च कुल के। ठीक है, अब आर्यों का मूल स्थान, है ना, आर्यों का मूल स्थान जो है ना, आर्यों का मूल स्थान, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। मूल स्थान, ठीक है, इसमें क्या है? पूर्ण रूप से संशय बना हुआ है ना। पूर्ण रूप से ये एक संशय का विषय है
इसे बताया नहीं जा सक रहा है कि हमारे आर्यों का स्थान जो वो थे कहां से आए थे। ठीक है, तो भाषा विज्ञान, साहित्य, पुरातत्व शास्त्र, ठीक है, शरीर रचना शास्त्र, है ना, शरीर रचना शास्त्र, ये जितने भी शास्त्र है ना, देखा हमने पहले का विज्ञान, तो विज्ञान के आधार पर देखें तो कहीं से आए हुए हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोत जो हमारे पास है उसके आधार पर, पुरातत्व के आधार पर, जो हमें अवशेष मिले उस आधार पर, और उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर विद्वानों के अलग अलग भिन्न मत आते हैं, है ना, भिन्न मत विद्वान प्रस्तुत करते हैं, भिन्न मत यहां से विद्वान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ये सभी विवाद का विषय है, परंतु फिर भी अंतिम रूप से हम आर्यों को ही मानते हैं कि ये कहां से आए थे, मध्य एशिया से इनका आगमन माना गया है। जो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रे से ही ये भारत में प्रवेश करे थे। ठीक है, तो इनका स्थान क्या है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, वहीं से इन्हें माना गया है और सबसे स्वीकार्य मत भी यही कहता है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो भारतीय इतिहास में, है ना, भारतीय इतिहास में बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के काल को कौन सा वैदिक काल कहा जाता है, वैदिक काल के नाम से हम यहां पर जानते हैं। ठीक है, वैदिक काल के नाम से इसे जानते हैं। इस काल में ही वेदों की रचना की गई थी, वेदों की रचना मुख्य रूप से इसी काल में की गई थी, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी में भारत का सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी आपको मिलती है कि भारत में जो सांस्कृतिक विकास था वो इसी समय पर ज्यादातर देखा गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रमुख वेद है ऋग्वेद, जो हमारा प्रमुख वेद जो है ऋग्वेद, है ना, उसकी रचना का जो काल बताया गया है वो लगभग 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ ईस्वी तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं पर भी, ईसा पूर्व ही सब चल रहा है, ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है ना, इतना ईसा पूर्व इसे माना गया है। बाकी जो अन्य थे, है ना, अन्य वेदों की रचना, है ना, यहां पर लिख देते अन्य वेदों की जो रचना हुई वो अन्य वेदों की रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व मानी जाती, क्योंकि इसमें निरंतर बहुत सारी चीजें जुड़ती गई और इस आधार पर हमारा वैदिक काल यहां पर बना। ठीक है, इसको, ये जो काल था वो हमारा वैदिक काल कहलाता है, वैदिक काल। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा उत्तर वैदिक, ये हमारा उत्तर वैदिक कहलाता है। ठीक है, तो वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना गया है, जहां पर ऋग्वेद की रचना की गई 1500 से 1000 माना गया है, और इधर की तरफ कितना माना गया है, 1000 से 200 ईसा पूर्व का समय काल हमारा उत्तर वैदिक का माना गया है। ठीक है, देखिए हमारे जो 4 वेद लिखे गए तो उसमें से सबसे पहले कौन सा था, ऋग्वेद, है ना, जो सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, इसे सबसे प्राचीन माना गया है, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, और सबसे नया कौन सा है, ये है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को सबसे नवीन माना गया है, सबसे बाद में जिसकी रचना की गई नवीन, सबसे नया इसे माना गया है। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक काल है ना, जो ऋग्वेदिक काल है, जो सबसे पुराना काल है वो किससे, सबसे प्राचीन से संबंधित है, और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है वो किससे संबंधित है, जिसमें अन्य 3 रचनाओं को किया गया। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनकी रचना इसके साथ में ही की गई। ठीक, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि ऋग्वेद के बारे में यहां पर क्या दिया हुआ है और वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। अब यहां से आ जाते हैं वैदिक कालीन सभ्यता।
ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में जानकारी। तो उसमें से वैदिक कालीन मतलब हमारा पूरा संबंध होगा किससे, ऋग्वेद से। हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, हम बात करेंगे ऋग्वेद से, कि ऋग्वेद में क्या बातें कही गई है और ऋग्वेद क्या है। ठीक है, इसे बोला जाता है आर्यों का प्राचीनतम साहित्य, क्योंकि सर्वप्रथम आर्यों के बारे में यदि जानकारी किसी में मिलती है तो हमको किसमें मिलती है, वैदिक कालीन ऋग्वेद में ही मिलती है। ऋग्वेद की यदि बात करें हम तो इसमें सूक्तों की संख्या, पूर्ण रूप से यदि सूक्तों की संख्या की बात करें तो 1028 इसके अंदर सूक्त शामिल है। उसके अलावा मंडल की बात करें तो इसके कितने मंडल है, 10 मंडल हमको इसमें अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी पहले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा यदि हम बात करें इसकी रचना, है ना, रचना की बात करें तो समय समय के अनुसार अलग अलग ऋषियों ने इसकी रचना करी, है ना। हर समय पर अलग ऋषि आए और उस समय इनकी रचना की गई। ऋषियों में, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकार के इसमें ऋषि शामिल थे। पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के ऋषियों ने इसकी रचना मिलकर करी। ठीक है, इसमें कुछ नारियां या फिर स्त्रियां भी शामिल थी जिन्हें उस समय किसकी, वेदों की रचना के लिए जो चुना गया था, उन्होंने वेदों की रचना के अंदर कुछ चीजें इसके अंतर्गत दी। सबसे प्रथमतः यदि हम बात करें कि ऋग्वेद है क्या, है ना, ऋग्वेद है क्या, तो ये प्राकृतिक देवता की स्तुति करता है। क्या करता है, प्राकृतिक देवताओं की स्तुति के बारे में, है ना, प्राकृतिक देवताओं की स्तुति के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। इसमें जितने भी अधिकतम सूक्त दिए गए हैं, है ना, अधिकतम सूक्त जो इसमें दिए गए हैं उसकी प्रस्तुति ज्यादातर किसके लिए है, प्राकृतिक देवताओं की स्तुति के बारे में ही इसके अंदर अधिकांशतः बताया गया है। उसके अलावा इसके अंदर प्रार्थनाएं दी हुई है ना, थोड़े सूक्त प्रार्थनाओं को भी क्या है, बताए गए हैं। और उसके अलावा कुछ जो साक्ष्य है वो इंगित करते हैं किस चीज की तरफ, आर्यों की तरफ। इसीलिए आर्यों का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। अधिकांशतः किसके बारे में बताया गया है, देवताओं के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें प्रार्थनाएं भी दी गई है और उसके अलावा कुछ साक्ष्य इसके अंदर मिलते हैं जिसमें आर्यों की सभ्यता, संस्कृति, समाज स्थिति सभी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये सब चीजें इसके बारे में बताती है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद में दिया गया है किसके लिए, सामाजिक जीवन। ऋग्वेद में जो सामाजिक जीवन के बारे में कल्पना जो की गई है ना, कल्पना क्या ही बोले हम, इसके बारे में जो बताया गया है, तो सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक कालीन कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय यदि हम बात करें परिवार जो हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यहां पर समाज पाया जाता था। मतलब कुल का जो मुखिया हुआ करता था, है ना, कुल का मुखिया जो हुआ करता था वो वरिष्ठ पुरुष हुआ करता था। वरिष्ठ पुरुष जो होगा वो क्या होगा, यहाँ का मुखिया होगा। उसके पहले सिंधु सभ्यता में हमने ये बात करी थी कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक थी। लेकिन यहाँ पर हमको वैदिक कालीन स्थितियां कहां से कैसे देखने को मिलती है, यह हमको देखने को मिलती है पितृसत्तात्मक। यदि पितृसत्तात्मक है तो हमको स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। इस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, है ना, और सम्मान के साथ उन्हें रखा जाता था। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और सम्मान के साथ उन्हें रखा जाता था। एक पत्नी का रिवाज था, बस एक पत्नी रखी जा सकती थी। जैसा अभी हमारे समय में समाज है ना, वैसा ही एक ही पत्नी का ही यहाँ पर
था, मतलब विवाह जो होगा एक ही महिला के साथ होगा, है ना। उसके अलावा यहां पर स्थिति के बारे में बात करें तो उन्हें पढ़ने और यज्ञ में शामिल होने का अधिकार था। यज्ञ में शामिल होने का अधिकार था। ठीक है, कुछ चीजों में देखा जाता है कि वहां पर आगे जाकर धीरे धीरे ये स्थिति बिगड़ती जाएगी। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल तक महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है, लगभग बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब उन्हें पूरा सम्मान है, हर चीज का अधिकार है। ठीक है, अब जाति प्रथा के बारे में बात करें, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा यहाँ का प्रमुख चीज हो जाती है। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे आरंभ में जाति व्यवस्था जो कैसी थी, कर्म आधारित। ठीक है, अभी हमारे सामने जाति व्यवस्था कैसे दिखाई दे रही, कर्म आधारित। यदि कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति तलवार लेकर युद्ध करता है और युद्ध में कौशल उसके पास बहुत अच्छा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा, है ना, क्षत्रिय कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति है जो श्लोक याद करने में, पूजा पाठ, है ना, जो पूजा पाठ करते हैं और श्लोक याद करने में, है ना, महारत हासिल है उसे और उसे बहुत अच्छा लगता है इन सभी कार्यों को करने में। ठीक है, तो पूजा करने वाले क्या कहलाए, हमारे ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, उस समय के ये ब्राह्मण कहलाए। और आगे वैसी स्थिति आ गई, जो काम कर रहा है ना, जो बढ़ाईगिरी के काम कर रहा है वो बढ़ाई है, फिर सुतार है ना, मोची है, ऐसे करके उन्हें उनकी व्यवस्था उस हिसाब से थी, है ना, कि एक ही परिवार में हो सकता है कि एक ही परिवार में क्षत्रिय व्यक्ति भी हो, है ना, एक ही परिवार में पूजा करने वाला ब्राह्मण व्यक्ति भी हो, है ना, एक ही परिवार में दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये उस समय की बात है जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसका संबंध ऐसा नहीं है कि मैं किसी जाति व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं या फिर किसी के बारे में, ये हमारे वेदों में दिया गया है और ऐसी व्यवस्था उस समय की थी। ठीक है, तो जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा भोजन की बात करें, ठीक है, तो उस समय का भोजन, है ना, दोनों प्रकार का था, शाकाहारी भी भोजन था और मांसाहारी भी था। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी तो आपको पता ही है, चावल, जौ, फल, सब्जी, दूध, है ना, सब्जी, दूध, ये सब चीजें, और उसके बाद मटर और बाकी जितने भी फसलें आती है, फल हो गए, ये सब। मांसाहारी में आपको पता है भेड़, बकरी, बछड़े, है ना, भेड़, बकरी, मछड़े और ये सब, इन सबको क्या कराया जाता था, खाया जाता था। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें वेशभूषा, वेशभूषा की यदि बात करें तो समाज में, है ना, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, सूती और ऊनी दोनों ही वस्त्रों का चलन इस समय था, है ना, सूती और ऊनी वस्त्रों दोनों का ही चलन यहां पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, और ये दोनों ही कपड़े कैसे होते हैं, रंगीन, है ना, रंगीन वस्त्र। ठीक है, रंगीन वस्त्र यहां पर पहने जाते थे। ठीक है, इन वस्त्रों में एक होता था वास, है ना, रंगीन वस्त्रों में, ये पूछा जा चुका है, प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है ना। ठीक है, तो जो वास होता था ये निचले वस्त्र हुआ करते थे। निचले मतलब पैंट हो गया या फिर घाघरा चोली हो, घाघरा हो गया। ठीक है, और दूसरा यदि हम बात करें अधिवास जो थे वो ऊपरी वस्त्र हुआ करते थे। ऊपरी वस्त्रों को क्या बोला जाता था, अधिवास बोला जाता था। ठीक है, अपर गारमेंट जिनको हम बोल देंगे या फिर वास बोलेंगे तो लोअर गारमेंट, निचले वस्त्र हो जाता था। ठीक है, और उसके अलावा आ जाता था नीवी, है ना, नीवी जो होते थे वो आंतरिक वस्त्र होते थे, आंतरिक वस्त्र, है ना। तो ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि नीवी क्या होता है, वास क्या होता है, अंडरगारमेंट्स को क्या बोला जाता था, आंतरिक वस्त्रों को। ठीक है, तो नीवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वेशभूषा में आगे की तरफ आ जाते हैं क्या, यहां पर हमारे आभूषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस समय उन्हें सोने चांदी तांबा तो आपको पता ही है यहां तक। उसके अलावा अब आ चुकी थी और चीजें, हाथी दांत, है ना, हाथी दांत के आभूषण भी। ठीक है, और मूल्यवान पत्थर, रत्न, इनका भी चलन इस समय बहुत अत्यधिक तेजी से बढ़ चुका था। ठीक है, यदि हम इसके आगे की बात करें शिक्षा, तो उस समय शिक्षा कैसी थी, वैदिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा,
मतलब वेदों में जो शिक्षा दी गई है उसी शिक्षा के आधार पर आपको कार्य वहां पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैदिक शिक्षा का अच्छा खासा प्रचलन देखने को हमको उस समय मिलता है यहाँ पर इस समय। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी, उपनयन संस्कार का कोई उल्लेख नहीं है। उपनयन संस्कार का उल्लेख यहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, उपनयन संस्कार का उल्लेख यहां पर आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। उपनयन संस्कार नहीं है, यहाँ पर सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार यहाँ पर मिला हुआ था। यदि हम यहाँ पर और चीजें बात करें यहाँ पर चिकित्सा या फिर औषधि की, है ना, तो कुछ और पॉइंट आ सकते हैं। चिकित्सा औषधि, है ना, चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छे थे, है ना। फिर उसके अलावा और भी हम थोड़ी बात करें मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन के सामान्य रूप से साधन है, जैसे संगीत गायन हो गया, है ना, संगीत गायन हो गया, संगीत वाद्य यंत्र हो गया, नृत्य हो गया। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है चौपड़ उस समय खेला जाता था, शिकार, है ना, जो महत्वपूर्ण है ना। उसके अलावा शिकार खेला जाता था। ठीक है, अश्व दौड़ यहाँ पर देखी जाती थी। उसके अलावा जो पासे है, पासे का गेम यहाँ पर खेला जाता था। वाद्य यंत्र यहाँ पर बहुत सारे मशगूल थे, है ना। वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था। ये सब उस समय के सामाजिक जीवन को उच्च बनाने के, है ना, ये सब कारक हमको उसके सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे की व्यवस्था के बारे में बोले तो ये तो हमारी कौन सी व्यवस्था हो गई, हमारी सामाजिक व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब यहां पर इस समय हम व्यवसाय या व्यापार या फिर हम बात कर ले कृषि, है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्यापार व्यवसाय इस समय कैसा था और कृषिगत व्यवस्था यहां पर किस प्रकार से देखी जा सकती थी। ठीक है, ज्यादातर, है ना, ऋग्वेद की यदि बात करें तो प्रमुख रूप से ये जो थे, है ना, पशुचारी अर्थव्यवस्था, यहां पर कौन सी, पशुचारी अर्थव्यवस्था यहां पर हमको दिखाई देती है। मतलब पशुचारी अर्थव्यवस्था मतलब ज्यादातर पशुओं पर ही आधारित यहां पर रहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसके साथ में ही कृषि कार्य भी था। कृषि कार्य को भी स्थान मिला हुआ था। कृषि कार्य को भी स्थान यहां पर मिला हुआ था। ठीक है, उसके अलावा देखो सब चीजें, सबसे प्रमुख क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था है। सबसे प्रमुख किसके ऊपर है, पशुचारण, मतलब पशु पर आधारित अर्थव्यवस्था यहां पर है। थोड़ा कार्य कृषि का किया जाता था, कुछ कार्य व्यापार का किया जाता था, कुछ चीजों को बनाना बेचना, और कुछ कार्य यहां पर क्या करा जाता था, उद्योग यहां पर कुछ मात्रा में ही लगे हुए थे। मतलब अधिकांशतः ज्यादातर लोग इसके ऊपर उद्योगों में आश्रित इसके ऊपर नहीं थे, वो थोड़ा बहुत ही ऐसा कार्य यहां पर किया जाता था। ठीक है, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था पशुओं से संबंधित थी तो अधिकांशतः यहां पर पशुपालन सर्वाधिक प्रमुख यहां पर व्यापार हुआ करता था। यहां पर मवेशी, है ना, मवेशी जो पाले जाते थे, मवेशियों को जो पाला जाता था, पहला उनका कार्य होता था दुग्ध, और उसी के साथ में मवेशियों से हमको मिलता है मांस, है ना। दुग्ध और मांस के लिए यहां पर मवेशियों को पाला जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो मवेशी है उनका उपयोग किसमें किया जाता था, कृषि में भी उनका उपयोग किया जाता था। उसके अलावा यदि हम बात करें घोड़ा यहां पर पहचानते थे, इस समय घोड़े के बारे में जानकारी थी, है ना। तो घोड़े के बारे में यदि हम बात करें तो घोड़ा जो होता था युद्ध में काम आता था। युद्ध व परिवहन के लिए मुख्य साधन था हमारा क्या, घोड़ा, रथों को खींचने के लिए, सवारी को ले जाने के लिए। ठीक है, मवेशियों का उपयोग दूध, मांस, मछली के लिए किया जाता था। कुत्ता जो होता था, कुत्ता उस समय भी एक बहुत ही क्या बोले वफादार था। ठीक है, उसका उपयोग शिकार में किया जाता था। शिकार ढूंढने के लिए हम कुत्ते का उपयोग करते थे, और ये रात में निगरानी भी करता था। निगरानी का कार्य भी इसी से किया जाता था। ठीक है,
उसके अलावा गधा, गधा तो गधा ही है ना, गधा तो गधा ही है, जो काम उससे आज कराया जा रहा है वो उस समय भी वही कार्य करता था। बोझा ढोने का, बोझा ढोने का कार्य उस समय भी किया जाता था, छोटे 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 रास्तों के लिए, है ना। अब कृषि की बात करें तो कृषि कैसी थी, सीमित, सीमित कृषि क्षेत्र था, सीमित कृषि क्षेत्र यहां पर आपको दिखाई देता है। कृषि में ज्यादातर चीजों का उपयोग यहां पर नहीं किया जाता, लेकिन खाद का उपयोग इस समय, खाद का उपयोग, खाद का उपयोग पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से किया जाने लगा था, ठीक है। और यहाँ पर सिंचाई की भी व्यवस्था थी, खाद का उपयोग किया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उपयुक्त रूप से थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जौ, ठीक है, जौ, धान, गेहूं, जो धान गेहूं ये यहाँ पर प्रमुख फसलें हुआ करती थी, ठीक है। उसके अलावा मूंग, उड़द, सेम, तिल, कपास, कपड़े बन रहे हैं तो कपास, कपास भी एक प्रमुख फसल है, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा क्या, उड़द, मूंग, सेम, तिल, है ना, तिल भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रमुख हो जाएगी, ठीक है। इसकी खेती अधिकांशतः यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। यदि हम व्यापार की बात करें तो व्यापार यहाँ पर किस क्षेत्र, किस चीज का हो जाता था, यहाँ पर सबसे बड़ा कला कौशल, कला कौशल, यदि आपके पास कोई कला है, चित्रकारी है, तो ये कला कौशल वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा फला फूला यहां पर था। फिर कला कौशल के बाद यहां पर दस्तकारी, कला कौशल के अलावा यहां पर दस्तकारी, ठीक है, बढ़ाईगिरी, बढ़ाई गिरी लकड़ी का काम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा धातु कर्म, हथियार बनाने के लिए और वस्तुएं बनाने के लिए धातु कर्म का भी उपयोग किया जाता था। चर्म कर्म, वस्तुएं बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, बुनाई, है ना, बुनाई का कार्य भी किया जाता था और भांड का कार्य भी किया जाता, बर्तन भांडे, है ना, बर्तनों को बनाने के लिए ठठेरे पर काम किया जाता था, ठीक है। इन सब की व्यवस्था कैसी थी, धीरे धीरे ये उन्नत की ओर आने लगी, ठीक है। ठीक, अब जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल आगे बढ़ता गया, ठीक है, अंतिम रूप से यदि ऋग्वैदिक काल में बोले तो ये व्यवस्था किस पे थी, चरम पर थी, है ना। जो हमारी व्यापार वाली व्यवस्था थी वो अंतिम काल तक जाते जाते क्या हो गई, चरम व्यवस्था तक ये पहुंच चुकी थी, पूर्ण रूप से चरम व्यवस्था पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि व्यापार इस समय बहुत अच्छे होने लगे थे, ठीक है। क्योंकि यहां पर साधन साधन ये बढ़ चुके थे, साधन बढ़े तो उससे क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, साधन बढ़ते गए, व्यापार में वृद्धि गई होती गई, व्यापार वृद्धि देश और विदेश दोनों में, देश और विदेश दोनों में ही व्यापार होने लगे, ठीक है। तो दोनों में ही व्यापार होने लगे, ठीक है। और इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा, पणी, ये आ चुका है पहले भी एग्जाम में। व्यापारियों को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, पणी के नाम से जाना जाता था। ये व्यक्ति व्यापार के लिए प्रमुख थे, ये व्यापार को करते थे, किसी दूसरे देश से व्यापार लेकर आना, व्यापार जाकर करना, है ना, वहां की चीजें यहाँ बेचना, यहाँ की चीजें वहां पर बेचना। तो पणी जो थे वो एक व्यापारी वर्ग था। तो ये हमने क्या देख लिए, उसकी व्यवसाय, कृषि, कृषिगत व्यवस्था भी यही है, व्यवसायिक व्यवस्था भी आपको यही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते तो धार्मिक स्थिति उस समय क्या थी, क्या उस समय भी देवताओं की स्थिति थी, देवताओं को माना जाता था, तो क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल भी उस समय जैसे आज की स्थिति है, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो स्थितियां हमको दिखाई देती है ऋग्वैदिक काल की वैसे ही दिखाई देती है। तो धर्म क्या था, बहुदेववादी, जैसे आज भी बहुत सारे देवताओं को हम पूजते हैं, बहुदेववादी, बहुदेववादी यहां पर क्या थी, देवता हमारे मौजूद थे, मतलब कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, कई देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी, है ना। और ऋग्वेद जो है ना, यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है वो किसके लिए, इसमें स्तुति, है ना, आपको पहले ही बता दिया, स्तुतियां और प्रार्थना ये सर्व प्रमुख रूप से
दी गई थी, है ना। सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, देवताओं की स्तुतियों के बारे में भी बताया गया है। अब यदि यहाँ पर देवता, ठीक है, यदि देवता यहां पर दिए हुए हैं तो देवताओं को माना गया है प्राकृतिक स्रोत जो है हमारे, प्राकृतिक स्रोत जो हमको दिखाई देते हैं उन्हें ही देवता के रूप में क्या किया गया है, इंगित किया गया है ना। प्राकृतिक स्रोत ही क्या कहलाएंगे, इनके देवता कहलाएंगे। प्राकृतिक स्रोतों को ही इन्होंने क्या कर दिया है, देवता के रूप में ले आए हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन ऋषि, है ना, उस समय के जो ऋषि थे तो पृथ्वी की विभिन्न प्राकृतिक, है ना, शोभाओं को क्या कर देते थे, ये प्राकृतिक शोभा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक शोभा। अब देखो प्रकृति में जब आप खड़े होते हैं तो आपको हवा लगती है, सूर्य की रोशनी आपको मिल रही है, बिजली चमक रही है, आपको भूमि दिखाई दे रही है, आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी क्या है, हमारी प्रकृति की शोभा है। और प्रकृति की शोभा के अलावा नैसर्गिक शक्तियां जो आपको दिखाई देती है, ठीक है, नैसर्गिक शक्तियां जो आपको दिखाई देती है वो भी क्या हो जाती है, वो भी देवताओं के रूप में यहां पर क्या की जाती है, बताई जाती है। ऐसा देखा जाता है कि यदि बता दिया कि कुछ ऐसी आपदा है तो मतलब देवता क्या है, रुष्ट है ना। तो ऐसी चीजों के बारे में भी यहां पर, शक्तियों के बारे में भी यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। अब जितना भी दिया हुआ है इन्हीं प्राकृतिक देवताओं के बारे में यहां पर स्तुति के बारे में पता है, ठीक है। इसीलिए यहीं से क्या हो जाता है, वैदिक धर्म का जन्म होता है ना। इसे क्या बोला जाता है, वैदिक धर्म। इन्हीं सब चीजों से वैदिक धर्म निकल कर आता है, क्योंकि आज भी हम, है ना, आज भी हम बोलते हैं हमारी भारत माता, ठीक है, भारत माता, संपूर्ण भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वही हमारी भारत माता है। हम बोलते हैं धरती माता। नदियों को हमने किस नाम से जाना जाता है, नदियां हमारी माताएं हैं, जैसे गंगा, माँ नर्मदा, माँ सरस्वती, ठीक है, फिर माँ यमुना, ठीक है। वैसे ही सभी रूप में हमें इस प्रकार के देवताओं को का उल्लेख मिलता है, इसे ऋग्वैदिक धर्म बोलते हैं। अब ऋग्वैदिक धर्म में यदि हम बात करें तो यहां पर बात की जाती है कितने, 33 देवताओं की। कुल यहां पर कितने, 33 देवताओं को अस्तित्व में बताया गया है, जिन्हें प्रमुखतः 3 मुख्य भागों में विभाजित कर दिया गया है। प्रमुखतः 3 मुख्य भागों में इन्हें विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी के ही भाग है ये, ठीक है, पृथ्वी स्थान, है ना। ऐसे देवता जो पृथ्वी स्थान से, हमारे मतलब भूमि से संबंधित है। आकाश स्थान, है ना, आकाश स्थान, आकाश मतलब ऐसे देवता जिनका हमें प्रकोप पता चलता है या फिर जिनकी कृपा पता चलती है, कहां से, आकाश से। और स्वर्ग स्थान, ठीक है, स्वर्ग स्थान, स्वर्ग मतलब ये बहुत ऊपर, मतलब जिन्हें हम प्रमुख सब सर्व प्रमुख मानते हैं, वो देवता क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर्ग स्थानीय देवता कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे देवता जो पृथ्वी स्थान के हैं इन्हें पार्थिव देवता, कौन से, पार्थिव मतलब पत्थर के समान, ठीक है। और जो क्या दिखाई देते हैं हमें, प्रत्यक्ष, इनको प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जा सकता है। ऐसे देवता हमारे पार्थिव देवता कहलाएंगे। जैसे पृथ्वी को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, सोम को देख सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, नदियां, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एवं नदियां, आप नाम लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा आकाशीय देवता कौन कौन से बोले गए, इंद्र, रुद्र, है ना, इंद्र, रुद्र, वायु, वात और मारुत, है ना। ये सब आपको पता ही है, हनुमान जी के नाम ही इसमें आ रहे हैं। इंद्र हो गए वर्षा के देवता हो गए, रुद्र देव हो गए पृथ्वी के विनाशकारी देवता हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे हो गए वायु, फिर उसका हो गए वात और मारुत, ठीक है। ये सभी आकाशीय देवता हो गए, ठीक है, जो हमारे लिए अदृश्य है, हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन इनका अप्रत्यक्ष हमें प्रमाण मिलता है। वायु ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वायु तीव्र गति से चलेगी तो उसका अप्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाई देगा। आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने के साथ में आपकी वात अंदर की तरफ जाती है, मतलब वायु अंदर की तरफ जाती है, आप जीवित रहते हैं। मारुति मतलब हवा तेज चलती है,
ठीक है। उसके अलावा स्वर्गस्थ देवता जिनको हम प्रमुख मानते हैं, है ना, हम प्रमुख देवता जिनको दे देते हैं, वही कौन कौन से हो जाते हैं? मित्र, सूर्य, सावित्री, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन। ठीक है, कौन कौन से देवता इसमें शामिल है? उसके अलावा ध्योस, है ना, ऐसा लिखेंगे ध्योस, धन ध्योस। ठीक है, आधा द य डबल मात्रा और स, ध्योस हो गया, मित्र हो गया, सूर्य हो गए, सावित्री हो गई, ठीक है, विष्णु जी हो गए, आदित्य हो गए, उषा, अश्विन। ठीक है, यदि हम पूर्व में पहले से वापस बात कर ले तो पार्थिव देवता कौन से? पृथ्वी, अग्नि, सोम। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां। बृहस्पति हमारे जो ग्रही देवता है, ठीक है, पृथ्वी भी ग्रह है, ठीक है, अग्नि है विनाशकारी, सोम हो गया, ठीक है। उसके अलावा आकाशीय देवता की बात करें तो आकाशीय देवता कौन से? इंद्र, रुद्र, वायु, वात एवं मारुत। स्वर्गस्थ देवता की बात करें तो ध्योस, ठीक है, ध्योस, मित्र, सूर्य, सावित्री, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन, ये हमारे प्रमुख देवता चित्र हो जाते हैं कि ये हमारी धार्मिक स्थिति उस समय की थी कि हम इन प्राकृतिक को ही देवता माना जाता है। ये महत्वपूर्ण टेबल मैंने आपके सामने बना के रख रखी है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। चलिए अब हम आ जाते हैं किस तरफ, किस तरीके में। अब देख लेते हैं राजनीतिक संगठन, क्या देख लेते हैं? ऋग्वैदिक कालीन, है ना, राजनैतिक संगठन। राजनीतिक का मतलब उस समय ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप मंदिर परिषद और ये सब देखेंगे, है ना, आपको यहाँ पर ज्यादातर चीजें दिखाई देगी कि बंटवारे से, है ना, बंटवारे से कि हमने किस प्रकार से हमारे राज्य को क्या कर रखा है? बांट रखा है। सबसे पहले आ जाता है कुटुंब, है ना, कुटुंब, है ना। तो कुटुंब जो होता है ना, सबसे मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई मतलब क्या हो जाता है? छोटा परिवार, है ना। कुटुंब हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाता है? परिवार, है ना। कुटुंब मतलब हमारा क्या हो गया? परिवार। ये सबसे मूलभूत इकाई हो जाती है और इसका जो प्रधान होता है ना, इसका प्रधान कौन होगा? प्रधान, है ना, उस प्रधान को बोला जाता है पुरुष, है ना, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है तो हमारे इसमें प्रधान कौन होगा? यहाँ पर पुरुष होगा। कुटुंब से बड़ी इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम, है ना। कुटुंब से बड़ी इकाई हमारी कौन सी है? ग्राम, है ना। कुटुंबों का समूह, कुटुंबों का समूह जो कहलाता है, कुटुंबों का समूह मतलब इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कुटुंबों का समूह, जैसे आपका परिवार है, मेरा परिवार है, आपके बुआ जी का परिवार है ना, और ये सब लोग मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, और वो सब एक जैसे ही अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कुटुंबों का समूह जो हो जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा ग्राम कहलाता है। ग्राम का जो प्रमुख होता है, ग्राम का जो प्रमुख होता है, जो प्रधान होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? ग्रामीणी बोला जाता है ना। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, है ना। ये भी क्या है? पितृसत्तात्मकता के आधार पर ग्रामीणी यहां पर हो जाता है। ग्राम के नीचे आ जाते हैं क्या? विश, ग्राम के नीचे आ जाते हैं विश, ठीक है। ग्रामों का समूह, ग्रामों का समूह, सभी ग्राम मिलकर क्या बना देंगे? जैसे ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे? जिला बनाएंगे, वैसे ही क्या हो जाता है? विश। विश क्या होता है? विश का जो प्रमुख होता है, विश का प्रमुख जो है वो विशपति होगा। क्या होगा? विशपति, विशपति इसका प्रमुख होगा। विशों का समूह क्या कहलाएगा? विशों का समूह कहलाता है जन। विशों का समूह जो होता है जन कहलाता है, तो हम सीधे बोल देंगे विशों का समूह। विशों का समूह हमारा क्या कहलाएगा? जन कहलाएगा। और जन, है ना, जन का जो प्रमुख होता है ना, जन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है ना, उसे कहा जाएगा गोप। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, मैं बोलता भी जा रहा हूं कौन सा पूछा गया है। और उसके अलावा राजन, इसे ही राजन भी बोल सकते हैं और गोप भी आप इसको बोल सकते हैं। ये प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। अब पूर्ण शासन व्यवस्था की बात करें, पूर्ण रूप से शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक। कैसी थी? राजतंत्रात्मक।
राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहां पर हमको देखने को मिलती है, मतलब राजतंत्र था। जैसे यहां पर कौन शासन कर रहा है, यहां पर राजन। कौन शासन कर रहा है, राजन। तो यहां पर व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्र थी, जहां पर राजा कार्य करता था। राजतंत्र का प्रधान जो होता था, मतलब सर्व प्रमुख जो होता था, वो कौन होता था, राजन। राजन ही इसका सर्व प्रमुख व्यक्ति होता था। ठीक है, उसके अलावा राजतंत्रात्मक तो थी, उसके अलावा यहां पर गणों का भी उल्लेख किया गया है। गणों का उल्लेख, यहां पर गणों का उल्लेख भी हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन राजतंत्रों की संख्या क्या है, यहां पर अधिक है। ठीक है, गणों का उल्लेख यहां पर मिलता है कि वहां पर जहां पर किसी व्यक्ति को शासन करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन राजतंत्रों की संख्या यहां पर क्या है, अधिक है। ठीक, उसके अलावा यहां पर जिस चीज का बोला जाता है ना कि राजा यदि पूरा शासन मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वेच्छाचारिता चलाने लगेगा। स्वेच्छाचारिता, ठीक है, स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। ठीक है, स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाने के लिए, है ना, प्रतिबंध लगाने के लिए यहां पर दो संस्थाओं का सृजन किया गया था। दो संस्थाएं यहां पर प्रमुख रूप से बनाई गई थी। सबसे पहली संस्था जो थी उसे बोला जाता है सभा। दूसरी संस्था जिसे बनाया गया था वो थी हमारी समिति। ठीक है, सभा और समिति। ठीक, ऐसा बोला जाता है कि सभा और समिति राजा की दो पुत्रियां थी, है ना, ऐसा बोला जाता है ना, पुत्रियां, है ना। सभा समिति क्या है, राजा की पुत्रियां कही जाती थी। ऐसा मतलब ये वो है जो नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है, राजा पर। मतलब ये राजा इनसे ही सलाह मशवरा करके पूरा कार्य करता है, सलाह मशवरा इन सबसे ही होगा। ठीक है, अब सभा और समिति के स्वरूप और कार्य, है ना, इसके अंदर क्या हो जाता है, विद्वान इसके अंदर बहुत ही मतभेद है। विद्वान जो है, जितने भी हमारे सामने विद्वान इनके बारे में बताते हैं, तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में क्या है, मतभेद है। मतभेद इसलिए है क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि सभा समिति लिखा तो है लेकिन इसमें इनके अंदर कौन कौन है इसके बारे में कोई जानकारी ज्यादातर यहां पर नहीं मिलती है। तो हमको समझ नहीं आ पाता है कि ये जो सभा है और ये समिति है, ये कार्य क्या करती है और किस रूप से कैसे कार्य करेगी। क्या ये मंत्री परिषद जैसी है, क्या ये लोकसभा है, क्या ये राज्यसभा है, कैसे काम करती है, क्या फिर ये मंत्री परिषद है, या फिर ये किचन कैबिनेट है, कैसे व्यक्ति ये चीजें कार्य करते हैं। तो समिति को जो बोला गया है वो जनसाधारण, है ना, जनसाधारण की सभा कहा गया है, जनसाधारण की संस्था कहा गया है। सभा तो इसके अंदर है ही, तो हम इसको बोल देंगे संस्था, जनसाधारण की संस्था। मतलब हम इसको समिति को क्या बोल सकते हैं, लोकसभा। लोकसभा ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल मत देना एग्जाम में, है ना। मतलब हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या है, ये तो जनता का ही सदन है ना। समिति क्या है, समिति जो है जनता का सदन है। जैसे आप लोग समिति बना लेते कि जैसे आपने बना लिया कि मां दुर्गा उत्सव समिति, है ना, तो ये जनता का ही सदन है। इसको बनाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, नहीं, है ना। तो वैसे ही और सभा जो होती है ना, सभा जो हो जाती है उस समय जो उच्च वर्ग था, है ना, उच्च वर्ग और चुने हुए लोग रहते थे, है ना, उस समय जो गुरुजन थे ना, गुरुजन और चुने लोग, चुने गए लोग होते थे, उनसे मिलकर ये बनी होती थी, है ना। मतलब अल्टीमेटली हम इसको बोल सकते हैं राज्यसभा। इसको हम कैसे इंगित कर सकते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा में कोई चुनाव नहीं होते, डायरेक्ट ही वहां से राज्यों से लोग चुनकर आते हैं। विधानसभा उनको चुनकर भेज देती है और विधानसभा के चुन के लोग कहां पर चले जाते हैं, राज्यसभा में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर चुने हुए लोग रहते थे और इनसे ही राजा क्या करता था, विचार विमर्श करा करता था। विचार विमर्श के लिए जो समिति बनी थी वो हमारी कौन सी थी, सॉरी, जो संस्था हमें हमारी बनी थी वो कौन सी थी, हमारी सभा। सभा जो एक संस्था थी जो विचार विमर्श करते थे, कौन थे, चुने हुए गुरुजन या फिर जो विख्यात लोग रहते हैं उनसे, है ना, किया जाता था। अब शुरुआत में मैंने बोला कि विद्वान इसमें मतभेद में है, विद्वान इसको नहीं बता पा रहे कि सभा समिति का ये मतलब उद्देश्य क्या था, जबकि यहाँ पर राजतंत्र है, राजा का तंत्र, राजा ही पूरी सब चीजें संभालता था।
बस थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए राजा निरंकुश ना हो जाए, इसलिए सभा समिति के बारे में, लेकिन इतनी व्यापक कोई जानकारी इसके साथ में हमको नहीं मिलती है। सिर्फ सभा और समिति का इतना ही लक्ष्य था कि वो राजा की स्वेच्छाचारिता पर क्या करे, लगाम लगाकर रखे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या देख लिया, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति देख ली, व्यापारिक हमने स्थिति यहाँ पर देख ली, कौन से काल की हमने बात करी, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का ये वाला सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे किसमें, उत्तर वैदिक काल की तरफ चलेंगे। तो अगला सेशन जो हमारा होगा वो किससे संबंधित होगा, उत्तर वैदिक काल से होगा। उत्तर वैदिक काल के बाद मैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के प्रश्नों के से संबंधित बातचीत करने वाला हूं। वापस से 3 मार्कर 5 मार्कर उसमें बताऊंगा। 11 मार्कर हम क्या करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे। ठीक है, 11 मार्कर में आपको एक ही स्लाइड पर एक साथ 11 मार्कर बहुत सारे बता दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे कुछ बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा एक ऑरा बन जाता है समझने का, है ना, समझने का ऑरा बन जाता है, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, 11 मार्कर क्वेश्चन उनको डील कर पाएंगे। क्योंकि हम थोड़ी सी पढ़ ले, फिर उसके बाद कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है कि आप ऋग्वेद को उत्तर वेद से, ऋग्वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को किससे, हड़प्पा सभ्यता से, इन सबसे क्या करते चलो, मैचअप करते चलो। जब इन सबसे मैचअप करते चलोगे तो ही आपको ये चीजें और ज्यादा विस्तृत और शानदार तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे जो हम देखने वाले उत्तर वैदिक काल के बारे में हम यहां पर देखेंगे। तो ये सेशन हमारा यहीं तक रहा, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को देखा, इसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा। 3 मार्कर जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मैथ माइंड्स के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।